नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेटस। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज जब हम बिहार की बात करेंगे तो हम जेडीयू की बात करेंगे। जेडीयू का भविष्य है क्या? देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे, राज्यसभा के सदस्य बने। राज्यसभा में वह किस भूमिका का निर्वहन करेंगे, कितने दिनों तक रहेंगे, यह कोई नहीं जानता है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। बिहार में एनडीए की ही सरकार है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर ही बिहार की सरकार चलेगी। लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जेडीयू सरकार में शामिल है, बराबरी की भूमिका में है। बिहार विधान परिषद के 2 चुनाव हुए। एक चुनाव का कोई मतलब नहीं। मंगल पांडे की सीट खाली हुई थी। मंगल पांडे की जो सीट खाली हुई, वहां चुनाव की अधिसूचना जारी हुई। निर्विरोध अरविंद शर्मा भाजपा के बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए। लेकिन भोजपुर बक्सर जो त्रिस्तरीय प्राधिकार का चुनाव होता है, राधाचरण से जेडीयू के ही वह इस सीट पर जीते हुए थे। वे संदेश के विधायक बने, फिर यहाँ रिक्ति हुई और यहाँ उपचुनाव हुआ। और जेडीयू ने, राधाचरण सेठ एक ऐसे शख्स हैं जो सच सच में सेठ हैं। कहा यह जाता है कि इनके पास कितना पैसा है अनुमान लगाना बड़ा ही मुश्किल है। एक बैंक ने तो इनके ट्रांजैक्शंस के लिए अपना ब्रांच ही खोल दिया। और देखिए, ईडी के झमेले में भी फंसे रहे हैं। तो जेडीयू ने इनके ही बेटे कन्हैया प्रसाद, जो स्वयं ईडी के झमेले में, उन्हें उम्मीदवार बनाया और सामने से आ गए सोनू राय आरजेडी से। दोनों देखिए, वह अरुण यादव और विजेंद्र यादव की फैमिली के, दोनों ही धन्ना सेठ। और इसमें देखिए, आमने सामने की लड़ाई हुई नहीं। एक मनोज उपाध्याय जो जेडीयू के पुराने समर्पित कार्यकर्ता थे, वे चुनाव में खड़े हो गए और उन्हें चुनाव में बिठाने की हर कोशिश हुई। अब कोशिश कितनी सफल रही, यह इसलिए हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि वह चुनाव लड़ गए और उनके ही कारण जेडीयू का उम्मीदवार हार गया। जेडीयू ने तैयारी की थी। देखिए, जब चुनाव उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तो हर पंचायत में जेडीयू ने, एनडीए ने अपने नेताओं को प्रतिनियुक्त किया, लेकिन फिर भी हार। अब सवाल यह पैदा होता है कि जेडीयू क्यों हार गया अपनी जीती हुई सीट को? आरजेडी क्यों जीत गया? इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन जेडीयू की सेहत पर असर पड़ता है कि जेडीयू का संगठन कहां है। और यदि नीतीश कुमार अब हाशिए में है, नीतीश कुमार अब पर्दे के बाहर है, तो जेडीयू का भविष्य क्या है? जेडीयू आगे कैसे चलेगा? पहला चुनाव ही आप हार गए। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि जब जब ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो चुनाव तो हम ही जीतेंगे। उन्होंने पोस्टल बैलेट का हवाला दिया कि पोस्टल बैलेट में आरजेडी की जीत होती है। तो तेजस्वी यादव की बात को भी हम दूर रखते हैं, लेकिन जेडीयू की हार पहले उपचुनाव में, यह बड़ा संकेत है कि जेडीयू का संगठन जो है वह खोखला होता जा रहा है और आगे इसके लिए और गंभीर चुनौतियां हैं। क्योंकि आगे देखिए, अब जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उसमें तो आपस में बंटवारा हो जाएगा। वहां बीजेपी की कोशिश ये है कि जो आरजेडी को मिलती हुई एक सीट है, 25 विधायकों के बूते, उसके पहले आरजेडी के विधायकों को कुछ तोड़ दे ताकि आरजेडी को वह सीट भी न मिले। लेकिन भोजपुर बक्सर में हार जाना, यह जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि जब से नीतीश कुमार हटे हैं, यह कहा जा रहा है कि जेडीयू का भविष्य नहीं है। अब 3 महीने का वक्त लगेगा कि 6 महीने का वक्त लगेगा, बीजेपी पर निर्भर करेगा कि जेडीयू खुद अंदरूनी क्या क्या है, ये हमें और आपको पता है अजीत जी। बाकी आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें कई 3-4 पहलू इन्वॉल्व हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया, जिनका आपने जिक्र भी कर दिया। एक तो आरजेडी का पहलू है, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर की जो बहस है उस पर भी चर्चा करेंगे। किस तरह से ये चुनाव लड़े जाते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद कैसे हार गए लोग, उसकी भी चर्चा करेंगे। और जेडीयू का क्या भविष्य है उस पर भी चर्चा करेंगे। ये 3-4 पहलू हमको अभी ध्यान में आ रहे हैं। सबसे पहले इस बात से शुरुआत करें, जो एक तो इतना बड़ा मैंडेट मिला, 206 सीटें मिली,
और हमारी जो बात 202 हुई इस नतीजे 202 202 सीटें, हम माफ करिएगा जी 202 206 सीटें, तो हमको वो उसका कॉन्टेक्स्ट देने हम जा रहे थे जी 2010 वाले बिल्कुल चुनाव का, जी तो उसकी वजह से निकला। तो अब हमारी इस नतीजे के बाद जो बात हुई पटना में, जेडीयू के लोग इस बात को प्रोसेसाइड करना जिसको बोलते हैं, या कारपेट के नीचे दबाव देना, उस मूड में है कि ये कोई बात नहीं है, ये तो लोकल बॉडीज के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके जरिए चुनाव होता है, और वो लोग कैसे उनके वोट खरीदे बेचे जाते हैं ये सबको पता है, ये कहानियां हैं। ये वो कह रहे हैं। और एक मिसाल ये लोग बार बार दे रहे हैं कि इसी तरह से 2010 में हुआ था, जब 206 सीटें एनडीए जीती थी, और उसके तुरंत बाद 14 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें एनडीए 10 सीटों पर हार गया था। ठीक तो है ये ठीक मैटर है ऑफ फैक्ट है, ये ठीक है मैटर ऑफ ठीक है फैक्ट है। मैटर तो ऑफ वो फैक्ट सब, है, लेकिन हाँ, खरीदने वाले सबसे बड़े सेठ तो इनके पास ही थे। वही वही उस पर आ रहे थे। लेकिन वो जी एक तो वो असेंबली का इलेक्शन था, और जी सबको पता था कि 206 सीटें हम लोगों ने जिता दी है, अब इसके बाद बाई इलेक्शंस का कोई ज्यादा मतलब है नहीं। मतलब हम्म, ये उस बाई इलेक्शंस में जो हार जीत होती है उसे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल वो इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद किसी ने परवाह भी नहीं की थी। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत बड़ी जीत लोगों को दिला दें, तो उसके बाद लगता है कि अब क्या है, अब थोड़ा एक पनिश करने का भी भाव आ जाता है कि भाई इतनी बड़ी जीत दिलाई है, अब उसके बाद हम हम्म, हरवा देते हैं थोड़ा। तो ये चीजें हम लोगों ने 2010 में भी देखी, 2014 में भी कई बार, 14 में तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा देखा, बल्कि 14 बिल्कुल में को तो बीजेपी अकेले लड़ी थी, और उसके बाद बाई इलेक्शन में बीजेपी के सारे लोग हार गए थे, जो एमएलए लोग एमपी हो गए थे, और उनकी जी सीटें खाली हुई थी। उस खाली हुई सीटों पर तो सब जगह बीजेपी के लोग हार ही गए थे। हम्म, तो ये कहानी, वो कहानी बिल्कुल अलग थी, ये एक हम्म, डिफरेंट कहानी है। अब बिल्कुल आइए इस कहानी, इस चुनाव की कहानी पर। इस चुनाव में जो आज जैसा आपने कहा कि अगर इसी तरह से लड़ा जाता है लोकल बॉडीज का चुनाव, की जीता हुआ जो मुखिया है, सरपंच, जो भी वोट कर सकता है, उसके साथ लोग सेटिंग कर लेते हैं, पहले से सेटिंग किए हुए रहते हैं, जब से वो उनके सर्टिफिकेट रख लेते हैं। रखे हो। हाँ बिल्कुल। और जी उनके चुनाव में मदद की जाती है, जी उनके बिल्कुल चुनाव में पैसे से और वोट से मदद कराई जाती है, ताकि कि ये जीतेंगे तो एमएलसी के चुनाव में हमारी मदद करेंगे। हम्म, तो ये काम तो राधाचरण सेठ ने किया हुआ था ना अपने लिए। वो बिल्कुल एमएलसी जब जीते थे तो इसी उपाय से जीते थे, इसी तरीके जी से जीते थे वो, कि हम्म, उन्होंने तब अपने वोट गिनती करके रखे थे कि अगर ये 3000 या 4000 वोट है, इसमें से 3000 या 5000 6000 वोट है, इसमें से बिल्कुल जो बत्तीस भी है। तैतीस सौ पढ़ना है, इसमें से हमको कितना आएगा वोट तो हम चुनाव जीत जाएंगे। उसके जी हिसाब से उन्होंने सब मैनेज किया हुआ था। हम्म, अंतर कोई मामूली नहीं है ज्ञानेश्वर जी, जितना वोट पड़ा है 3-3.5 वोट के हिसाब से 324 वोट से 300 325 वोट से हारना एक बड़ा अंतर हो जाता है। बिल्कुल इस चुनाव में तो 100 200 100 200 25 50 वोट से महत्वपूर्ण जीतने बात का ये अंतर है है। ना जी जी, महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें आम मतदाता वोटर नहीं होते, आम नागरिक हाँ, मतलब वोटर नहीं होते हैं। जो भी वोटर होते हैं वो स्वयं निर्वाचित होते हैं, चाहे जितना वोट लेकर निर्वाचित हुए हों, बिल्कुल तो वह समाज में प्रभाव देते हैं, वह राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं। तो वैसे लोग आपसे बिखर गए, जो राधाचरण सेठ को जिताने वाले थे उनके बेटे को हरा दिया। इसका मतलब यह भी है कि देखिए परिवारवाद, देखिए परिवारवाद उधर से भी था, लेकिन आप जैसा चाहेंगे वैसा, देखिए मनोज उपाध्याय क्यों लड़ गए? मनोज उपाध्याय ने मान रखा था कि टिकट उनको ही मिलेगा, और उनके घर भगवान सिंह कुशवाहा गए, तमाम नेताओं ने पहल की, लेकिन वो नहीं बैठे, और उनको जितना मत आया उससे आधे से ये हार गए हैं राधाचरण सेठ के बेटे। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, ये भी एक डायमेंशन है इस बात का, परिवारवाद का, चूंकि आज एक मतलब ये पूरे देश में ये स्टैब्लिश हो गया है, लेकिन लोग जी कहीं ना कहीं इससे उबे हुए हैं। देखिए बिल्कुल ये घटनाक्रम हम लोगों ने देखा तमिलनाडु में, किस तरह से सबको पता था कि स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को उत्तराधिकारी बनाएंगे, तो करुणानिधि रहे, स्टालिन रहे, अब उनका बेटा रहे, तो ये नाराजगी भी कहीं ना कहीं थी। लोगों ने बिल्कुल नए चेहरे को वहां मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये चीजें मैटर कर रही हैं आजकल लोग में। जब आप देखिएगा तीसरी पीढ़ी को ले आने जाए, हम लोग बिहार में ही देखे ना कि भाई दूसरी पीढ़ी को, सुरेंद्र यादव के बेटे को 2 बार हरवाया लोगों ने, बाई इलेक्शन में भी बिल्कुल हरवाया और चुनाव में भी हरवाया, कि भाई बिल्कुल आपको भी साहब कहते रहे, अब आपके बेटे को भी साहब कहें तो हम लोग दूसरा ले आते हैं। हालांकि उधर से भी हम्म, परिवारवाद का ही मामला था, लेकिन लोगों को इस तरह ये चीजें लोग बदलना चाह रहे हैं। तो ये हम्म, डायमेंशन आपने ठीक इसमें ऐड किया। और ये भी बात भी ठीक है कि ये जो जीते हुए लोग हैं वो हम्म, अपने एक सेक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उतने जी वोट का जी प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग। जी तो और इसीलिए उनका महत्व जिताने के समय भी दोनों लेवल पर मदद की जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा देकर के मदद किया जाता है, कास्ट हम्म, के इक्वेशन का भी ध्यान रखा जाता है। हम्म। जिसको भी एमएलसी का चुनाव लड़ना होता है वो कास्ट के इक्वेशन का भी ध्यान रखता और है कि जो इसमें आदमी तो जीते वो हमारी सत्ताधारी पक्ष के मदद कर साथ सके। अजीत जी, सत्ताधारी पक्ष के साथ थानेदार से लेके बीडीओ से लेके सीओ से लेके डीडीसी से लेकर के एसपी और डीएम तक इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद बिल्कुल जेडीयू की हार हो गई है। बिल्कुल, सब इन्वॉल्व होते हैं, सब जी इन्वॉल्व होते हैं। सत्ता का इसमें ज्यादा खेल होता है, चूंकि हम्म, आइडेंटिफाइड होते हैं लोग जिनको जिनको वोट करना है और उनसे हम्म, वोट लेना है आपको।
तो ये अच्छा, सोनू राय ऐसा नहीं है कि राधाचरण सेठ के मुकाबले कोई ऐसा चेहरा है, कोई बड़ा करिश्माई चेहरा है जिनको लोगों ने उनके करिश्मे पर चुन दिया, ऐसी बात तो है नहीं। नहीं नहीं, कहीं ना कुछ नहीं, कहीं दोनों वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़े थे, कन्हैया भी और सोनू भी, दोनों वार्ड काउंसिलर का चुनाव हारे थे। ठीक है, दोनों के पिता एमएलसी रहे, एमएलए राधाचरण बिल्कुल सेठ बन गए हैं, लेकिन दोनों काउंसिलर कुछ भी नहीं, दोनों के पास सिर्फ वही नगन नारायण, इसके अलावा कुछ नहीं। गांधी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो या और ऐसा भी नहीं है कि खर्च करने में राधाचरण सेठ कोई पीछे रहने वाले व्यक्ति हैं, इसके बावजूद नहीं मैनेज हुआ है। तो जी। ये एक बड़ा संकेत उनके लिए, अपने लिए भी है, निजी तौर नहीं, पर भी है। राधाचरण सेठ थोड़ा कंजूस हो जाते हैं, पैसा खर्च करने में हीला हवाली करते हैं, और पैसा ऐसे देते हैं जैसे उपकार कर रहे हो। तो हाँ जब तो उपकार करके आप पैसा देंगे तो वोट आपको मिलता नहीं है। एक बार इतना देंगे, एक बार इतना देंगे, एक बार इतना देंगे, दौड़ाएंगे, परेशान करेंगे, कई हवाला देंगे, तो फिर ये चुनाव में वोट खराब हो जाता है। नहीं, तो इस फिर तो ये चुनाव आप नहीं जीत सकते हैं। इस तरह जी के जो चुनाव होते हैं, वो चुनाव तो बहुत ही, या तो बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग हो, बहुत ही स्ट्रांग इमोशनल बॉन्डिंग हो, जी। या बहुत ही बड़ा कास्ट का एंगल हो, नहीं तो सिर्फ पैसे का मामला चलता है। और जब चलता है तो जो मजबूत होता है वही जीतता है। हम तो अपने बिल्कुल। यहाँ देखे मोतिहारी, आपको भी पता होगा वहां कैसे दोनों पार्टियों के लोग हार गए और महेश्वर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जी जीत गए। जी। उन्होंने अकेले लड़के चुनाव जीत गए वो। हम्म। तो वो एक तो स्ट्रांग बॉन्ड भी हो, आपके साथ कास्ट के लेवल पर बॉन्डिंग हो, अपनी निजी तौर पर इमोशनल बॉन्डिंग हो। उसके बाद जिसके साथ ऐसी बॉन्डिंग नहीं है, उसके सामने हम्म। आप खजाना खोलते हैं, बोरी उधेल दे। बिल्कुल। तो यही तरीका है चुनाव जीतने का। और तो ये उस मामले में फेल हो गए राधाचरण दो सिंह। भाइयों ने भी खेल कर दिया है। देखिए, अंदरूनी खबर ये है कि दो भाइयों ने भी खेल किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह उपचुनाव था, आगे चुनाव होना है, और वहां उनकी दावेदारी है, तो उन दो भाइयों का खेल भी है। हाँ, तो वो एक राजनीतिक पहलू है उसको, लेकिन जी ये सब चीजें जेडीयू की कमजोरी भी दिखाती हैं, मतलब एनडीए की, बिल्कुल बिल्कुल। समूचे एनडीए की कमजोरी भी दिखाती हैं। जी कि आपने जो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, जो अंदरूनी जो भीतरघात हो रहा था, उसको आप नहीं आइडेंटिफाई करके उसको नहीं रोक पाए। न मनोज उपाध्याय जी। को रोक पाए और न उन बंधुओं को रोक पाए जो बंधु उधर इंपॉर्टेंट रोल करने वाले हैं आगे की राजनीति में भी या अभी की राजनीति में भी। तो ये भी बिल्कुल। फेलियर है। तो अब एक तो चुनाव की प्रक्रिया, अब आइए जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते पर, वो बड़ा जी। इंपॉर्टेंट फैक्टर है ज्ञानेश्वर जी इसमें। अभी हम लोग जिस दिन से नीतीश कुमार छोड़े हैं, उस दिन से हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जेडीयू का भविष्य अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। हम कह रहे थे, बिल्कुल। लोग इस बात के लिए बड़ा हमको मतलब डूम्सडे की भविष्यवाणी करने वाला और कई तरह की बातें लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो है बदल गए हैं। नीतीश कुमार के लिए आप लोग कितना अच्छा कहते थे, भाई नीतीश कुमार के लिए हम अभी भी अच्छा कह रहे हैं। लेकिन अब जो चीजें घटित होने वाली हैं, वो तो हम लोग देख रहे हैं ना कि कैसे घटित होंगी बिल्कुल वो चीजें, उस पर बिल्कुल। पर्दा नहीं डाल सकते। जेडीयू तभी सरवाइव करेगी जब ईमानदारी से बीजेपी चाहेगी कि ये पार्टी सरवाइव करे। जी अगर बीजेपी नहीं चाहेगी तो वो पार्टी का सर्वाइवल मुश्किल है। मतलब सर्वाइवल इस रूप में, एक बड़े दल के रूप में, एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में सर्वाइव तो पार्टियां कर ही जाती हैं। 2-4 एमएलए, 10 एमएलए, 7 पार्टी तो सर्वाइव करती रहती है। लेकिन बिल्कुल। एक बड़ी ताकत, जो दूसरी बड़ी ताकत के तौर पर सर्वाइवल तभी है जब बीजेपी चाहेगी। तो अब ये इस बात को तलाशना होगा ज्ञानेश्वर जी कि ये इस चुनाव में बीजेपी ने क्या कोई भूमिका नहीं निभाई। बीजेपी अगर कोई भूमिका निभाती, जो सरकार है, जो सरकार का मुखिया है, शासन का तंत्र जिसका है, अगर वो इसमें ईमानदारी से जेडीयू की मदद करता तो जेडीयू नहीं हारती। अब ईमानदारी इस से बात कहें तो बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन नहीं किया गया है, नहीं और किया, इसके पीछे कई कारण भी हैं। हाँ, तो वही कह रहे, तो वही ये जी। असली चीज, अगर वो लोग ईमानदारी से बीजेपी अपनी भूमिका का निर्वाह करती तो जेडीयू चुनाव जीत जाती। अब यहाँ बिल्कुल। जेडीयू लड़ रही थी चुनाव, तो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने जेडीयू को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया, या ये मतलब एक टेस्टिंग भी हो सकता है, एक टेस्ट भी हो सकता है, टेस्ट केस की तरह कि भाई चलिए छोड़ के देखते हैं। आप तो चुनाव हार गए, नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार का चेहरा नहीं है, बल्कि अब कहें तो जेडीयू में कोई चेहरा नहीं है। कौन सा चेहरा है? जी निशांत के चेहरे पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, और न विजेंद्र यादव और विजय चौधरी के चेहरे पर जाकर के वोट मांग सकते हैं, इनके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर। हो सकता है कि सरायरंजन में विजय चौधरी के, निशान पर देखिए, निशान पर क्या कहें, हम लोग तो समय देते हैं। हम लोगों ने कहा 2 महीने का समय देंगे निशान की क्या करते हैं स्वास्थ्य विभाग में। लेकिन निशान पर जितने मिम्स और ट्रॉल्स बन रहे हैं, जेडीयू के मिम्स बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं, ट्रोलिंग किए जा रहे हैं, तो जेडीयू के नेताओं ने भी, देखिए, मुझे दबी जुबान में कहा कि रिश्तेदारों ने यह फैसला करा दिया कि इतना बड़ा विभाग इनको दिला दीजिए। ये जो बड़े नेता हैं, पार्टी के स्थापित नेता हैं, जिनके जिम्मेवारी है, वो इस विभाग के पक्षधर नहीं थे। मंत्री बनने, उप मुख्यमंत्री बनने के पक्षधर थे, लेकिन इस विभाग के पक्षधर नहीं थे। तो ये तो हम लोग भी कह रहे थे ना कि विभाग जी ऐसा दीजिए जिसमें स्वयं स्फुट ऑटो पायलट मोड में काम हो रहा है।
जिस बिल्कुल। विभाग में ऑटो पायलट मोड में काम हो रहा हो वहां आपको बैठे बैठे क्रेडिट मिलेगा। हम लोग तो ये हम्म, बात कहे हुए थे पहले से। जी। और अभी देखिए कम से कम एक चीज हम ज्ञानेश्वर जी देख रहे हैं कि जो हम ही लोगों से देख के उन्होंने निश्चित रूप से अपनाया है। अभी दो हम्म, जगह हमने सुना कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। पिताजी कहना बिल्कुल बंद नहीं बिल्कुल किया है, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल। कि हम नीतीश कुमार जी के कामों को, तो आप हाँ, कहिए कि पापा पूर्व मुख्य, कहना मना बंद हाँ, कर दिया। कम किया है। जी पापा पिताजी हर जगह पापा पिताजी ठीक है, वो भी कहिए कहीं कहीं, लेकिन जी नीतीश कुमार जी के कामों को, जैसे तेजस्वी कहते हैं कि लालू जी के कामों को या लालू जी की राजनीति को हम बिल्कुल। आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे नीतीश जी हम्म, के काम को आप आगे बढ़ाइए। भाई आप हम्म, पार्टी के नेता है ना, बेटे ठीक है आप उनके बेटे हैं, लेकिन अब आप एक पार्टी के नेता है, जिस पार्टी के वो सर्वोच्च नेता है, तो उस हम्म, नेता को हर जगह अपने पिताजी के रूप में ही मत दिखाइए। वो बिहार के नेता है, तो उस रूप में उन्होंने, खैर अभी देखा हमने कि दिखाना इन्होंने शुरू किया है, लेकिन अब वो चेहरा ऐसा नहीं है जिसके नाम पर आप वोट मांगे। चेहरा बिल्कुल। सम्राट चौधरी का है जिसके नाम पर आपको बिहार में वोट मिल सकता है। एनडीए को वोट जी। अब सम्राट चौधरी के चेहरे पर मिलेगा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिलेगा। तो हम्म, क्या भोजपुर बक्सर के एमएलसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा दाव पर लगा हुआ दिखा? नहीं दिखा। कहीं नहीं तो अब दिखा। नीतीश कुमार अपना चेहरा लगाने के लिए है नहीं। तो हम्म, इसका ये मतलब है कि हो सकता है कि ढीला छोड़ दिया हो बीजेपी ने, कि देखते हैं हम्म, जेडीयू अपने दम पर क्या करती है, और जेडीयू बिल्कुल। पहली ही परीक्षा में फेल हो। हम्म, पहली ही परीक्षा में भाई, ये इस बात को तो आपको भी टेस्ट की तरह लेना चाहिए था ना। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को वहां लगना चाहिए था, राधाचरण हम्म, सेठ के हवाले नहीं छोड़ना चाहिए था। सबको ये पता होना चाहिए था कि इस सीट का कितना बड़ा मैसेज जाएगा। जी। मैसेज मीडिया के लिए नहीं है या हम्म, आरजेडी के लिए, मैसेज का कोई मतलब नहीं है। मैसेज मास के लिए है। मैसेज बिल्कुल। जो भोजपुर बक्सर से दूर 400 किलोमीटर कहीं अगर सुपौल सहरसा या मधेपुरा कटिहार में किसी को, या पूर्वी पश्चिमी चंपारण में रामनगर हरिनगर में किसी को क्या मैसेज गया होगा कि जेडीयू का उम्मीदवार हार गया, उसको बिल्कुल। तो बहुत नुआंस नहीं जानता है। लेकिन वहां बैठा आपका जो समर्थक है उसको तो लगेगा कि पार्टी कमजोर हो रही है, हमारा नेता जी। कमजोर हो गया, हमारे नेता हम्म, चलेगा तो पार्टी कमजोर हो गई, तो हम्म, हमको अपनी पोजीशनिंग करनी चाहिए है, ये वो सोचना शुरू कर देगा। तो निश्चित तौर आपके पर। वर्कर्स को एक मैसेज देना था कि पहला चुनाव है नीतीश कुमार के बगैर, पहला चुनाव है, उसमें हम लोग कैसे चुनाव जीतेंगे। जीतने हम्म, के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए थी। एक तो जेडीयू ने पूरी ताकत नहीं लगाई, और दूसरा बीजेपी ने ढील छोड़ दिया, बीजेपी ने ढीला छोड़ दिया, उनके अपने अपने भरोसे, उनके अपने हवाले छोड़ दिया। हम्म। बीजेपी चाहती तो जितवा सकती थी उस सीट को, बीजेपी चाहती तो कहीं भी सीट जितवा सकती है। आप देखिए बीजेपी ज्ञानेश्वर जी, चाह लेती तो मनोज उपाध्याय चुनाव ही नहीं लड़ते। अजीत जी, यह बात भी तय बिल्कुल थी, मनोज उपाध्याय वही चुनाव वही कैसे लड़ लेते। और देखिए कैसे अमित शाह ने, देखिए याद करना चाहिए कि आपके साथ वह सहयोगी पार्टी है, और उसके चाणक्य अमित शाह जो कहीं भी नगर निगम के चुनाव में चले जाते हैं, और बिल्कुल विधानसभा चुनाव में देखा कि किस तरीके से मौर्या होटल में बैठकर उन्होंने एक एक बागी उम्मीदवारों को मनवाया। और इसी बक्सर और भोजपुर में, ब्रह्मपुर में एक डॉक्टर साहब, आंख के डॉक्टर साहब चुनाव लड़ने को चले आए थे, धर्मेंद्र प्रधान उनके घर पहुंच गए जनसुराज को उम्मीदवार थे। यहाँ तो कोई कोशिश ही नहीं हुई, और जो वही। कोशिश हुई उसने दिखाने की कोशिश थी कि हाँ हम गए मिलने, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन वो हाँ, वही कह रहे, बीजेपी अगर चाहती है, देखिए हरियाणा में अभी कल ही परसों रिजल्ट आया है, सारा नगर निगम का चुनाव बीजेपी जीत गई। बिल्कुल। गुजरात में सारा नगर निगम का चुनाव बीजेपी जीत गई, तो हम्म, मुंबई में हुआ, महाराष्ट्र का सब चुनाव बीजेपी जीत गई। तो कैसे सब चुनाव बीजेपी जीत जा रही है। हम्म, और ये तो बाई इलेक्शन था, अभी इतना बड़ा मैंडेट मिला है, इतना मोमेंटम जनता का आपके साथ है, अभी कैसे हार सकते हैं आप। और राधाचरण सेठ वहां के सीटिंग रहे, सारे तरीके जानते हैं कि किस तरीके से जीता जाता है, तभी आप चुनाव हार गए। तो इसका बिल्कुल। मतलब कि जेडीयू के अंदर भी ऐसी स्थिति नहीं है, या कोई ऐसा नेता नहीं है जो आपको एंकर कर सके विनिंग की, जीत की तरफ। एक नेता की जरूरत है, एक ऐसे नेता सबसे की बड़ी निश्चित। बात आपने कहा कि एंकर कर सके, कोई नेता नहीं है जो जिम्मेवारी लेगा कि इस उम्मीदवार की जीत हम तय करेंगे। देखिए, ललन सिंह केंद्र में मंत्री ने कहा रोज की फुर्सत है, संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अब विजय चौधरी डिप्टी सीएम बन गए हैं, विजेंद्र बाबू उम्र की ढलान पर है, तो एंकर कौन है? एंकर कौन है? जेडीयू का चेहरा कौन है? और जो चेहरा है वो अब चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। और ज्ञानेश्वर जी, ये सब जो नाम हम लोग लिए, इन सब नामों की सीमा है। कई बार ऐसा होगा, बिल्कुल लोग लोग ऐसे ही नीतीश कुमार के समर्थक संजय झा और ललन सिंह पर नाराज हुए रहते हैं कि ये लोग बीजेपी बिल्कुल। के क्लोज हो गए, या हम्म, अमुक जाति के हैं। भाई हमको जेडीयू के आदमी ने कहा कि हम्म, एक जो घर में समझाता आता है कि एक समय ऐसा हुआ था जब सीएम नीतीश कुमार सीएम थे, और दिल्ली में आरसीपी सिंह मंत्री बन गए थे, तो ये बड़ा हम्म, सवाल उठता था कि भाई वहां एक एक पद मिला तो वो भी कुर्मी को, और यहाँ भी हम्म, मुख्यमंत्री का पद कुर्मी को, तो कुर्मी की पार्टी है। हम्म, उसने पूछा हमसे कि भाई फिर आप कैसा हो रहा है कि एक उप हम्म, मुख्यमंत्री का पद, दो उप मुख्यमंत्री का पद मिला, उसमें वो भी भूमिहार को, और एक केंद्रीय मंत्री का पद मिला, वो भी भूमिहार को। तो बिल्कुल। ये सवाल उठेंगे जब ये नेता जी। घूमने जाएंगे, तो ये सब सवाल उभर आएंगे, और हम्म, फिर राजनीति अलग तरह से टर्न लेने लगी। फिर जेडीयू दूसरा को डिप्टी अब सीएम फिर यादव को जो वोट नहीं देता है आपको। हाँ, वो वोट नहीं देता है, वही वो वोट नहीं हाँ, देता है।
और फिर अगर विजय चौधरी बहुत मेहनत करने लगे और ललन सिंह मेहनत करने लगे तो तेजस्वी यादव को मौका मिल जाएगा ये प्लानिंग करने का, ये कहने का कि ये तो इन लोगों ने टेक ओवर कर लिया पार्टी को, अगला बिल्कुल पिछड़ा बना बिल्कुल दो। तो बिल्कुल। अब ये इसमें इस सीमाएं हैं, इसको सीमा को समझ के इन लोगों को अपनी राजनीति करनी होगी। तभी हम लोग कह रहे थे बार बार, या उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे थे कि निशांत अगर 6 महीने पहले आए रहते, आज पॉलिटिक्स में स्टैब्लिश होते, तो ये संकट ही नहीं होता ना, अगला पिछड़ा का जी संकट नहीं होता कोई। और आप जो गैर यादव पॉलिटिक्स पिछड़ी जाति की थी उसके आप नेता स्वाभाविक रूप से हो जाते। तो अब वो बिल्कुल। हुआ नहीं, निशांत का वो चेहरा नहीं बन सका कि वो जा करके और आगे से फ्रंट से लीड कर सके। तो फ्रंट से जब निशांत नहीं लीड करेंगे तो दूसरा कोई नहीं है जेडीयू में लीड करने वाला। तो एक तो इंडिविजुअल फेल्योर है अपना राधाचरण सेठ का, और लेकिन एज ए निशांत पार्टी के विजय जेडीयू नहीं का ना है फेल्योर अजीत जी, निशांत के विजय नहीं ना है कि भाई उनके नहीं है। लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में इतना बड़ा शो हो जाए। निशांत कौन है, कैसे हैं, क्या हैं, अभी तो लोगों को समझने में, अभी तो जितने मीम्स और रील्स बन रहे हैं उनसे उनकी छवि ही खराब हो रही है। उससे कैसे बचाया जाए, उनकी आईटी टीम को और उनकी एडवाइजरी टीम को समझना चाहिए इस बात को। देखिए ये एक बात है जो आपने छेड़ा, तो अब हम लोग इस बात को, नीतीश कुमार के खिलाफ जो कैंपेन चला था, एक विशियस कैंपेन, आपको ध्यान होगा बिल्कुल तबियत को लेकर, जब जी। बीजेपी अलग हुई थी, जब नीतीश हम्म कुमार बीजेपी से अलग हुए थे, जब वो आरजेडी के हम्म साथ थे, तो किस तरह का कैंपेन चला था। आज जी। सेम कैंपेन निशांत के लिए चल रहा है। हम्म तो इसके पीछे की शक्तियों को भी आइडेंटिफाई करना होगा कि पीछे कौन लोग हैं, और बिल्कुल। निशांत के कमजोर होने या जेडीयू के कमजोर होने का डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी पार्टी के अंदर, मतलब एनडीए के अंदर, हम अभी पार्टी के बाद उसी पर आ रहे थे, एनडीए के ऊपर जेडीयू की जी। कमजोरी तो जाहिर होगी, वहां लीडरशिप नहीं है, और कोई ऐसा ऐसा ऐसी बुद्धि वाला नेता नहीं है, या कोई नेता ज्ञानेश्वर जी ऐसा नहीं है कि जिसके एक्सेस में 2000-5000 करोड़ का कोई फंड हो। किसी बिल्कुल नेता के एक्सेस में नहीं है, पार्टी का कोई फंड नहीं है। पार्टी के लिए भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास आज उसके अकाउंट में 3000 करोड़ रुपए जमा है, जी। 3000 करोड़ रुपए जमा है उसके अकाउंट में, और उसका एक्सेस होता है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसके संगठन महामंत्री को, और वो जहां खर्च करना है वहां खर्च करेंगे, उनको चंदा भी मिल जाएगा। जेडीयू बिल्कुल। के फंड में कितना पैसा है, हमको नहीं लगता कि 100, 125, 150 करोड़ रुपए होंगे, या उससे ज्यादा कुछ होगा रुपया। फंड आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, और आपको और चंदा भी आपके नहीं पास मिलता है। ऐसा भी कोई नेता नहीं है जो 5,000 10,000 की भीड़ भी जमा कर सके। वही कह रहे कि ऐसा कोई चमत्कारिक नेता नहीं है जो 10,000 की भीड़ अपने घूम करके जमा कर ले, वो भी बिल्कुल नहीं है, और जी। साधन नहीं है। और किसी नेता के पास, मान लीजिए कि अमित शाह के पास एक्सेस है उस पार्टी के फंड का, कि वो खर्च कर सकते हैं, और उनको चंदा भी उनके नाम पर दुनिया भर का मिलेगा, क्योंकि 20 राज्यों में उनकी सरकार है, तो जी। चंदा भी देते हैं लोग, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड से देना हो तब मिलता था, चाहे ऐसे देना हो। आज तो जेडीयू के पास फंड की कमी है, इतनी बड़ी कमी है, कोई नेता नहीं है, और कोई ऐसा भी नेता नहीं है ज्ञानेश्वर जी जिसके पास अपना पैसा हो और बिल्कुल अपना पैसा निकाल के खर्च कर सकता हो। ये भी नहीं जी। है कि अपना पैसा निकाल करके आप खर्च करिए, वो भी नहीं है भाई। और नीतीश कुमार की एक सूचिता रही है कि देखिए जेडीयू के हाँ, बारे में हम लोग इतना तो कह सकते हैं कि जेडीयू में टिकट बिकता नहीं है, जेडीयू में नहीं टिकट बिकता है। बिकता नहीं। हाँ, जी नहीं टिकट बिकता है, वो पैसे टिकट बेच के भी पैसे नहीं इकट्ठा किए हैं, काम जी। कराने के बदले भी पार्टी फंड में पैसा डालिए, इस तरह से भी करके फंड नहीं बनाया हुआ है। तो बिल्कुल। एक तो आप लीडरशिप में डिप्राइव्ड हैं, आप डिप्राइव्ड हो गए लीडरशिप, नीतीश के हटते ही आप एक तरह से जो है अनाथ हो गए, डिप्राइव्ड हो गई पार्टी आपकी लीडरशिप में। पैसे के मामले में आप डिप्राइव्ड हैं, चमत्कारिक नेता के मामले में आपके पास कुछ नहीं है। संगठन आपका, नीतीश कुमार की एक और कमजोरी रही बड़ी कि उन्होंने कभी संगठन को बहुत मजबूत नहीं बनाया। जी संगठन में ज्यादातर चेहरे, हम लोग बार बार कहते थे, हम तो एमपीज को यहाँ देखते हैं, आप वहां अपने उनके जिलाध्यक्षों को देखते होंगे, कोई किसी में कोई स्पार्क नहीं दिखता है, ऐसा कोई करिश्मा नहीं दिखता है कि वो घूम करके जिला में कुछ मोबिलाइज कर देगा, आदमी मोबिलाइज कर देगा या पैसा मोबिलाइज कर देगा, ये भी नहीं करने वाला जीविका कोई है। दीदी, आंगनबाड़ी, न्याय मित्र, इसी में नीतीश कुमार रह गए, संगठन में कहाँ रह गए। नहीं रहे, संगठन मजबूत किया नहीं उन्होंने भाई। जी लालू यादव के पास तो एक से एक संगठन के ऐसे नेता है जिलों में जो अपने दम पर कुछ भी कर लेंगे, पैसे वाले भी हैं, बिल्कुल। पैसे भी खर्च कर देंगे और वो अपना कर लेंगे, यहाँ नहीं है। तो इन सब की भरपाई कैसे होगी, इसलिए हमने हमने हम लोग पहले जो कह रहे थे कि इनका सर्वाइवल होगा बीजेपी की कृपा पर। अब आइए, इंडिविजुअल राधाचरण सेठ, पार्टी के तौर पर जेडीयू, उसके बाद एनडीए की बात करिए। अब एनडीए के अंदर जो है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बार लोग कहते हैं हमेशा कि वो अपने साथ के सहयोगी को जो है, उसके साथ के सारे सहयोगी अल्टीमेटली खत्म होते हैं, दम तोड़ते हैं। और हम लोग कितनी ही मिसालें इसकी दे सकते हैं, कितने ही राज्यों में दे सकते हैं। मतलब महाराष्ट्र में क्या हुआ उद्धव ठाकरे के साथ, या बिजू पटनायक के बिजू जनता दल के साथ क्या हुआ उड़ीसा में, या झारखंड में आजसू वाले सुदेश महतो की क्या हालत है, या हरियाणा में इनेलो वाले ओम प्रकाश चौटाला की क्या हालत है, या पंजाब में अकाली दल वाले बादल परिवार का क्या हाल है, वो सब हम लोग जान रहे हैं, सबकी क्या हालत हो गई। अभी चेन्नई का, तमिलनाडु का हाल देख लीजिए, ना डीएमके का क्या हाल है, पार्टी और टूट गई, 47 सीट पर आ गई और भी टूट गई पार्टी, जो 10 साल सरकार में रही थी लगातार 2011 से 2021 तक।
वो हम्म, पार्टी अब दो हिस्सों में बट गई और 47 एमएलए है। तो जी बीजेपी के साथ ऐसा होता है, लेकिन बिहार में बीजेपी ने अपनी तरफ से नहीं किया था। बिहार में जेडीयू बिल्कुल। छोड़ के गई थी, नीतीश कुमार छोड़ हम्म, के गए थे लालू जी यादव के साथ, तब लालू यादव ने उनकी हैसियत 100 सीट वाली बना दी थी। तो हम्म, अब तो बीजेपी उसी तरह से ट्रीट करेगी ना जेडीयू, जी 100 सीट या उससे भी कम सीट वाली पार्टी के तौर पर आपको ट्रीट करेगी। आपको हम्म, बीजेपी का सेकंड फिडल प्ले करना है। इस भूमिका के लिए जेडीयू अगर तैयार हो जाए तो सब अच्छा है। अगर हम्म, कहीं जेडीयू कन्फ्रंट करना चाहेगी कि हम कन्फ्रंट कर लें, तब तो फिर अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जेडीयू का, ये निष्कर्ष है। आपको बिल्कुल। उस भूमिका में आना है जिस भूमिका में चिराग पासवान, कि हम्म, ठीक है हम हनुमान हैं नरेंद्र मोदी के, और मोदी जी ने हमको कहा कि आपको 25 सीट लड़नी है, 29 सीट लड़नी है, 5 लोकसभा सीट लड़नी है, तो हम उतनी सीट लड़ेंगे, उनके भरोसे जीतेंगे और पार्टी चलती रहेगी। हम्म, अब जेडीयू को इसी मोड में आना होगा, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी हमको कोई गुंजाइश नहीं दिख रही, खासतौर से इस जी चुनाव के बाद। हमारी हम्म, नजर भी इस चुनाव पर थी कि इस चुनाव में भोजपुर बक्सर के एमएलसी वाले चुनाव में को कैसे लड़ती है जेडीयू। तो बिल्कुल। लड़ाई में भी कमजोरी जाहिर हुई। आप आप बागी आदमी को नहीं मना सके। फिर आपकी लड़ाई इसमें कमजोरी हुई कि आप उतना वोट नहीं मैनेज कर सके, वोट का अंतर बहुत बड़ा हो गया, आपको वोट नहीं जी मैनेज कर सके। कोई हम्म, नैरेटिव चुनाव में नहीं क्रिएट हुआ। भाई एक नैरेटिव क्रिएट होना चाहिए था ना, कि ये सरकार के लिए पहली मोहर है सरकार के चुनाव पर, जो सरकार निश्चित। बनी है। अब मान लीजिए कि ये बात तो कही जाएगी ना कि क्या ये नाराजगी है इस बात की, अगर दूसरे तरह से व्याख्या करें, कई लोग कर हम्म, भी रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाया गया इसलिए ऐसा हो गया। तो क्या हम्म, इससे बीजेपी को चिंतित होना चाहिए है? अगर बिल्कुल। बीजेपी, तो फिर बीजेपी ने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा कि हम नीतीश कुमार को हटा करके अपना मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो उसका पहला चुनाव है, इसमें हमको नहीं हारना है। हम्म, तो ये जो इसका मतलब कि इंटरनल उस लेवल पर कम्युनिकेशन भी खत्म है। कोई जी कम्युनिकेशन नहीं है, कोई साझा हम्म, प्लानिंग नहीं है कि हम लोग दोनों लोग मिल करके साथ में चुनाव लड़े। तो हम्म, तो एक तो जेडीयू कमजोर हुई है, और एनडीए के अंदर इसका मतलब तालमेल, समन्वय और संवाद की कमी है, और इसके बिल्कुल। डायरेक्ट बेनिफिशियरी आरजेडी के तेजस्वी यादव होंगे। जी और तेजस्वी यादव तो कहीं रहे, तेजस्वी यादव ने नया राग, जैसे ही कल जीत मिली उन्होंने ईवीएम और बैलेट पेपर की बात सामने ला दी अजीत जी। हाँ, देखिए वो उनको तो मौका मिलना, उनको ये मौका मिला, उनको हालांकि ये पता है कि अब ईवीएम से लौट के चुनाव बैलेट पर नहीं जाना है, लेकिन हम्म, वो अपना जो परसेप्शन क्रिएट करना होता है उसको मजबूती दे रहा था, एक धारणा की पुष्टि कर रहे थे ये। तो हम्म, आम आदमी को इसका मतलब नहीं है कि ये कितना बड़ा चुनाव था कि बैलेट से हो जाए, कितना बड़ा चुनाव था ईवीएम से कराने की जरूरत थी, 5,000 वोटर है। तो हम्म, ये, लेकिन उन्होंने एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि ये सारी एसआईआर में वोट चोरी होता है, चुनाव आयोग वोट नाम काट करके जितवा देता है, धांधली करता है, ईवीएम में वोट बदल जाते हैं, वोटिंग के बाद मतदान प्रतिशत बढ़ जाता है। ये जो अपोजिशन का नैरेटिव है, उस हम्म, नैरेटिव को एक छोटे से इस घटनाक्रम से, एक चुनाव के जरिए उन्होंने मैनेज किया। जी लेकिन ये उसका पॉजिटिव सिग्नल उनके बारे में ये है कि भाई नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो मंडल की राजनीति का चेहरा उनकी जगह लेने के लिए कौन आएगा? बीजेपी से बिल्कुल। भागे सम्राट चौधरी, और जी सम्राट चौधरी मंडल से ज्यादा बीजेपी की मंदिर और कमंडल वाली राजनीति को रिप्रेजेंट करेंगे। वो मंडल हम्म, की जाति के हैं, लेकिन वो बीजेपी के नेता हैं, अब वो बीजेपी की हम्म, पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। उस जी पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे जिस पॉलिटिक्स को शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्वा शर्मा रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म, ऐसा नहीं है कि आप दूसरी पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करने लगिएगा। हिंदुत्व की राजनीति है, जो जी जैसे बंगाल में कहा गया कि 70-20, 70-30 की राजनीति है, असम में कहा गया कि 65-35 की राजनीति है, वैसे बिहार में 80-20 की राजनीति है। आप उस 80% की राजनीति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिंदुत्व हम्म, की राजनीति को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मंडल हम्म, की राजनीति का रिप्रेजेंटेटिव तो नीतीश कुमार की पार्टी थी या आरजेडी होगी। तो बिल्कुल। उससे तेजस्वी यादव को परसेप्शन के लेवल पर, धारणा के स्तर पर, एक लोकप्रिय भावना के स्तर पर उनको एक लाभ मिल जाएगा, और हम्म, एक मौका मिलेगा। देखिए ओपनिंग मिलती है, ऐसी ओपनिंग मिलती है ज्ञानेश्वर जी, आप याद करिए एक और इसी तरह से एमएलसी के चुनाव हुए थे, वो भी लोकल बॉडीज के ही चुनाव थे, जब जी उन्होंने, बिल्कुल। जब जब ये भूमियारों को कार्तिक मास्टर जीते थे, सौरभ जीते थे, ये जी दो भूमिहार, कार्तिक मास्टर जीत गए, सौरभ जीत गए, मुंगेर में अजय सिंह जीत गए, कई अजय लोग सिंह जीत जीत गए गए थे। थे। वही जी तो, ये 5 टिकट इन लोगों ने भूमिहार को दी थी, एक बबलू देव हार गए, वो भी 173 वोट से हम्म, हारे थे। तो जी उस समय कैसा मोमेंटम क्रिएट हुआ था, उसी समय हम्म, मोमेंटम क्रिएट हुआ था कि माई के साथ भूमिहार जुड़ रहा है, तो भूमाई हम्म, समीकरण बन रहा है। तो इस बिल्कुल। तरह का समीकरण बनाने का भी एक अवसर फिर मिल जाएगा उनको, तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को, कि हम हम्म, एमएलसी का चुनाव जीते। एक तो अपना जो नैरेटिव बनाए वो बैलेट पेपर वाला शो बनाए, एक ये बनाए कि पिछड़ी जातियों का रुझान हमारी तरफ रहा,
पिछड़ी जातियों ने हम सिर्फ यादव वोट से या अपने एमवाई के वोट से नहीं जीते हैं, हम व्यापक रूप से पिछड़ा वोट से जीते हैं। तो हम मंडल की राजनीति को बक्सर का इलाका तो माले का इलाका भी है ना, देखिए वहाँ उसका मजबूत मिला था, बिल्कुल उसका भी बल है, तो उनको भी एक रिवाइवल मिलेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस खराब रहा, तो उनको भी एक रिवाइवल मिलेगा, और उस रिवाइवल का के बेनिफिशियरी तेजस्वी यादव हो जाएंगे, क्योंकि उनको कहेंगे कि भाई पिछड़ी जातियों का समर्थन हमको मिला, दलित जातियों का समर्थन हमको मिला, और हम जो है मंडल की जाति, मंडल के नेता अब हम है, नीतीश कुमार नहीं है तो उनकी जगह हम है। हो सकता है कि नीतीश कुमार का कोर वोट नहीं आए, लेकिन जो दूसरा वोट है उस वोट का थोड़ा सा भी हिस्सा उनकी तरफ गया तो वो चुनाव जीत जाएंगे। ज्ञानेश्वर जी, इस बात को समझने की जरूरत है। हर आदमी क्या कह रहा था बंगाल में कि 10% वोट का अंतर है, 10% वोट का अंतर है, 38% पर बीजेपी है, 48% पर ममता बनर्जी है। कितने वोट का अंतर हुआ? 6-7% वोट का अंतर हुआ, 45% बीजेपी पहुंची, ममता बनर्जी 41 पर है, सिर्फ 4% वोट कम हुआ, 4% का अंतर है दोनों के बीच में। 6-7% वोट का अंतर हुआ, और सीटों का अंतर देखिए कहां से कहां पहुंच गया, 80 और 202। तो ये इधर भी 48% ही, 48 और 46 है। तो इसमें 3% 4% वोट भी अगर इधर उधर होता है तो नतीजे बदल जाएंगे। तो ये नतीजे एक तरह से मतलब एक बड़ी ओपनिंग मिल रही है, एक धारणा के स्तर पर एक बड़ी चीज हो रही है आरजेडी के पक्ष में। इस मौके का इस्तेमाल अगर तेजस्वी यादव करते हैं, हालांकि वो करते नहीं, ऐसे तो बहुत सारे मौके उनको मिलते हैं, वो किसी मौके का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो फिर अब निश्चित होकर के बैठ जाएंगे कि जनता हमको जिता रही है। जनता नहीं जिता रही है, उसके लिए जनता ने एक मैसेज दिया। जनता आपको जितना जिताने का मैसेज है उतना जेडीयू के कैंडिडेट को हरवाने का मैसेज है। तो इस मैसेज को पकड़िए और उस मैसेज से देखिए, जेडीयू की कमजोरी समझिए, एनडीए के अंदर का जो अंदरूनी विवाद है उसको समझिए, और उसके हिसाब से अपना राजनीतिक ताना बाना कर तेजस्वी यादव बुनना शुरू करेंगे ज्ञानेश्वर जी, तो आगे की राजनीति बड़ी दिलचस्प होगी। और एक बात और इसमें हम कह दें कि जब 206 सीटें आई थी एनडीए की, तभी पहला विभाजन हुआ था, तभी पहली बार नीतीश कुमार अलग। बिल्कुल। और 415 सीट जब राजीव गांधी जीते थे, उसके बाद ही गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ था बिहार में। तो ये 202 का बहुमत, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल तक सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा, और उसके बाद भी सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा। तो चलिए देखिए, बिहार में अभी कहीं बहुत कुछ होने हैं, और देखिए जेडीयू का दीपक क्या आगे, इसकी स्थिति क्या होगी, इस पर नजर रखनी होगी। और तेजस्वी यादव को ओपनिंग का मौका मिला है, वो क्या कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, या फिर आलस के शिकार हो जाते हैं, यह देखने की बात होगी। तो आगे भी बिहार की चर्चा हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल से एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।